सभी को नमस्कार। हम फिर से आ गए हैं डॉक्टर आदित्य दोगी के साथ। सर थैंक यू सो मच हमें जॉइन करने के लिए और हम कोशिश करेंगे कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी यूज़ करें जैसे हमने हमारे पिछले पॉडकास्ट में बात कही थी। तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हिंदी यूज़ कर सकें हम उतनी उतनी यूज़ करें। तो सर मैं शुरू करना चाहूँगा कि पहले वाले पॉडकास्ट में जब हमने बात की थी सोलर सिस्टम, सन और स्टार्स के बारे में तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब आप यूएस में आने के पहले आप इंडिया में थे, तब आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में काम करते थे, अराउंड 2006 या 7 के आसपास। तो सर वहाँ आपकी काफ़ी लोगों से जान-पहचान हुई, आपने बहुत लोगों के साथ काम किया जो आदित्य मिशन में इन्वॉल्व्ड है। तो सर बिफोर गोइंग इनटू आदित्य मिशन, हम पहले आपकी एक छोटी स्टोरी सुनना चाहेंगे कि आपने 2006 में आपका क्या रोल था बीइंग एज़ एक्सप्लोरर? ओके, थैंक यू बलराम, शुक्रिया वापस एक बार बुलाने के लिए। आई होप मेरा साउंड इज क्लियर। जी, बिल्कुल। तो यस, यूएस में आने के पहले मैं इंडिया में था। पहले इंडिया में बेंगलुरु अभी मैं काम कर रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, और भारत के तारा भौतिकी संस्थान कहते थे उसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इन बैंगलोर इन शॉर्ट। तो थैंक यू क्योंकि बहुत लोगों को ये शायद टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा। या तो वहाँ मैं सोलर फिजिक्स में ही था। मेरा पहला एक्चुअली रिसर्च स्टार्ट हुआ सोलर फिजिक्स में। एंड तभी इंडिया में ये प्लान था कि 2 मीटर एक सोलर टेलीस्कोप बनाया जाए, 2 मीटर क्लास सोलर टेलीस्कोप। तो वो इंडिया में कहाँ बनाया जाए, तो वो सेलेक्ट करने के लिए, वो साइट सेलेक्ट करने के लिए मैं काम कर रहा था तभी। तो वी वाज प्लानिंग टू सेलेक्ट अ साइट जहां हम 2 मीटर सोलर टेलीस्कोप को बना सके। और हमने साइट चूज किया था हिमालयन रेंज में, और वो पैंगोंग लेक के बाजू में ही। पैंगोंग लेक बाद में अभी तो बहुत फेमस हो गया इंडिया चाइना का वॉर का वजह से। तब मगर ये 2006 का स्टोरी है, 2006-2007 के पीरियड का टाइम का है। तो मैं सोलर फिजिक्स के ग्रुप में था, तो हम जाते थे वहां पे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे एंड ऑल दोस्त। तभी किसी को पता भी नहीं था कि पैंगोंग कहाँ है एंड ऑल। ये तो बाद में वो 3 इडियट्स मूवी के बाद सबको पता चला कि पैंगोंग लेक एंड ऑल। वो 3 इडियट्स मूवी आया 2009 में। उसके बाद पता चला कि ये कहाँ है। एंड उसके बाद लद्दाख फेमस हो गया बहुत, एंड देन टूरिस्ट आना जाना शुरू हो गया। हमारे टाइम में इतना तो पता भी नहीं था किसी को। मगर वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि तभी इंडियन गवर्नमेंट ने का डाउट था कि ये बहुत क्लोज है चाइना के बॉर्डर से और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इनफैक्ट प्रॉब्लम हुआ भी 2020 में, ऐसा हमने देखा। I spent long time, many months there in near Pangong. So especially in the year 2008, मैं वहाँ पे था तभी। Anyway, so coming back, I was in Bangalore. So तभी सोलर फिजिक्स का ग्रुप में था मैं। एंड तब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का प्लान हो रहा था, और तभी एक्चुअली आदित्य मिशन का भी इनफैक्ट द आइडिया जब बॉर्न हुआ था, वो 2005, 2006, 2007 का आसपास ही था। ओके, तो दैट वाज द टाइम व्हेन द फर्स्ट टाइम इंडियंस थॉट कि ऐसा भी कुछ चाहिए, एक स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप जो सन को स्टडी कर सके। एंड तब से शुरू हुआ ये मिशन का सीड। तो मुझे याद है मेरा एडवाइजर बोलता था कि आदित्य यहाँ भी है और आदित्य वहां भी होगा करके। मुझे याद है। यूएस भी आ गया। मैं यूएस गया। बाद में ऐसा हुआ कि मैं बाद में यूएस आ गया। आई शिफ्ट माय कोर्स फ्रॉम सोलर फिजिक्स। तो अभी तो मैं गैलेक्सीज एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक स्टडीज में हूँ। मगर मेरा करियर स्टार्ट हुआ सोलर फिजिक्स से, और मेरा नाम भी आदित्य है। तो आई डोंट नो, कुछ कर्म में था लगता है शायद सोलर सन को पढ़ने के लिए, एज पर द नेम, तो और वैसा था। सर कोइंसिडेंट भी देखो अभी जस्ट चंद्रयान गया है। हम लोग यदुवंशी है तो हम लोग चंद्रवंशी है। आदित्य मिशन जा रहा है तो आप आदित्य हो, आप क्षत्रिय हो, सूर्यवंशी हो। हो गया ना कोइंसिडेंट कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। Anyways, I think that was just a mere coincidence, but yeah, but something.
मे बी आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू स्टडी स्टार्स और आई थिंक दैट्स उसका वजह से शायद माँ बाप ने आदित्य नाम रखा होगा प्रोबेबली समथिंग। नाइस नाइस सर। सर आप हमें ऐसे बता सकते हो कि जैसे आप कह रहे थे कि आप चाइना और इंडिया के बॉर्डर के आसपास ही काम करते थे। तो क्या आपने कभी उस टाइम पे ऐसा कुछ झड़प देखी कि 2006-7 के आसपास की आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो टेलीस्कोप से और अचानक से वहाँ से कुछ ग ग नहीं तभी हो गई इस टाइप? मिलिट्री तो था, मिलिट्री का तो चाइनीज का, बिकॉज हम लोग को चुशूल एरिया से बहुत नजदीक में रहते थे एंड वहाँ पे शेतान सिंह मेमोरियल भी है, तो वो तो एरिया दिखता था चाइनीज का पूरा आर्मी का। वो मुझे तो आई थिंक आई एम 100% श्योर मेरा फोटो होगा चाइनीज आर्मी के पास। वो लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बॉक्स लेके जा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, तो होगा ही। होता था, झड़प होता था तभी भी, थोड़ा छोटा मोटा होता था पर इतना नहीं आता था इंटरनली। वहाँ का लोग सी वहाँ पे बहुत स्पैर्स पॉपुलेशन है, जस्ट 10-20 घर होगा। फिर थोड़ा दूर जाओ, रोड तो है ही नहीं, कच्चा रोड पूरा, थोड़ा दूर जाओ वहाँ पे और थोड़ा 10-15 घर मिल जाएगा आपको, और थोड़ा दूर जाओ और 10-15 घर ही होगा। वैसा एकदम स्पैर्सली पॉपुलेटेड है। और ज्यादा कुछ मुझे अभी भी याद है कि हम वहां पे जाते थे तो पानी नहीं रहता था, तो ठंडा हम क्या करते थे, झरना, मार्च का महीना था, अप्रैल का महीना था, तो वो भी बर्फ होता था, तो उसे तोड़कर उसको पिघला के उसको फिल्टर करके उसको बॉईल करके पिया जाते थे हम लोग पीते थे पानी। आ, और बाथरूम जाने के लिए तो एकदम ठंडा पानी रहता था, तो मन भी नहीं करता था जाने को। तो आपने तो बहुत आर्मी का क्या कहते हैं डिफिकल्टीज़ थोड़ी बहुत हल्की-सी झेली हुई है। हल्की सी, वेरी हल्की सी, नथिंग लाइक आर्मी, आर्मी इज आर्मी, आर्मी का those तो अलग conditions, लेवल yeah. जी, जी, जी। But it was fun, and I came very close to even Buddhism, because वहाँ पे सब बुद्धिस्ट लोग जाते हैं, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट प्रेयर्स एंड मोनास्ट्रीज एंड उनका, तो आई थिंक आई केम अक्रॉस बुद्धिज्म टू, एंड टॉकिंग अबाउट पीपल, वहाँ का गोम्पा, गोम्पा मतलब बुद्धिस्ट मोनास्ट्री होता था, और वहाँ का लोगों से बात करना। तो एक बार ऐसा हुआ था कि कोई उनका कोई लामा जी आए थे, एंड मैं भी गया लामा जी से मिलने को। लामा जी मुझे भी देख के आश्चर्य हो गया कि ये कौन आ गया करके, क्योंकि अलग दिखता हूँ वहां पे मैं तो पक्का साउथ इंडियन जैसा दिखता हूँ आपको भी लेके आया हो। और बाकी तो सब वहां के लोग थे, लोकल। एंड देन ही वाज आस्किंग मी कि अरे कौन है आप, क्या कर रहे हो, एंड इट वाज फन, इट वाज फन। ये एक्चुअली 2008 का स्टोरी है ये। नाइस, नाइस सर। 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बढ़िया, बढ़िया सर। तो हाँ, सर अब हम डाइव इन करते हैं हमारे क्वेश्चन्स की तरफ, हमारे सवालों की तरफ। तो या सर सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे जैसे आपके बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि सूर्य भगवान है। तो हम्म सर ये मिशन सूर्य का आदित्य मिशन व्हाट इज़ आदित्य मिशन? आदित्य मिशन एक सोलार कोरोनोग्राफिक मिशन। आई नो आई एम यूजिंग बिग हाई वर्ड्स, बट इट्स अ सोलार कोरोनोग्राफिक मिशन, जो स्पेस मिशन है, जो सन को स्टडी करेगा। ओके, तो मैंने एक छोटा सा एक ये बनाया है प्रेजेंटेशन, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप शायद मेरे स्क्रीन को देख सकोगे। दिख रहा है जी, स्क्रीन? जी आपका पावर पॉइंट दिख रहा ओके, तो ये कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो सन को स्टडी करेगा। ये अभी लॉन्च होने वाला है 2 सितंबर 2023 को। और ये आइडिया पहला कंसेप्चुअलाइज हुआ 2008 में, 2006 2007 में तभी ये आइडिया बन रहा था, 2008 में कंसेप्चुअलाइज होके तभी ये मिशन आदित्य मिशन कहते थे इसे। आदित्य L1 नहीं था, आदित्य मिशन था। है। अच्छा, आदित्य बाद में आदित्य L1 मिशन हुआ, कि बाद में उन्होंने सोचा कि इसे L1 पॉइंट में डाला जाए। L1 पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में। L1 पॉइंट में डाला जाए, और ये मिशन का टोटल कॉस्ट है 400 करोड़ इंडियन रुपीस। सर ओके, ये तो कुछ भी नहीं है अमाउंट सर, ये तो बहुत ये ही तो कम आदि आदि पुरुष से भी है। कम है इसका इसका बजट आदि पुरुष, मैं देख रहा था आदि पुरुष इज समथिंग लाइक 500 करोड़, तो अपना तो एक हिंदी हिंदी मूवी आज का ये 400 करोड़। तो मुझे लगता हाँ, है ऐसी ऐसी डिज़ास्टर मूवी बनाने से अच्छा है कि आप वो पैसा इसरो को दे दो, दे विल मेक यूज़ ऑफ इट। ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मगर ठीक है, मूवी भी चाहिए, लोगों को स्ट्रेस रिलीज होना चाहिए, तो मूवी भी अपना काम करते हैं। बट सी इंडिया का वो एक मुझे खासियत लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली हम जब कंपेयर करते हैं नासा से एंड ऑल, देन मुझे लगता है कि ठीक है, हमें तो अब बहुत और
हम कुछ भी नहीं है उनके सामने, अभी तो और भी बहुत कुछ करना है, वो तो मून में पीपल को भी भेज दिया, मतलब इंसानों को भी भेजा हमने, हम वहां तक गए नहीं। हम काफी है, मतलब उनसे पीछे है, मगर एक में हम, एक चीज है जो हम उनसे आगे है कि एकदम लो बजट में हमारा एकदम बढ़िया से बढ़िया मिशन होता है कंपैरेटिवली, सो दैट वी कैन नॉट नेगेट। ओके। पर सर लेकिन इसका आप नेगेटिव भी एक कह सकते हो, एक पॉजिटिव भी कह सकते हो, क्योंकि अब सर लॉन्च कर दिया आपने कम बजट में, दैट्स रियली अप्रिशिएबल, बट लेकिन अगर आप इसरो को थोड़ा और बजट दे दो, मान के चलो आपका ये 800 करोड़ होता, तो उसमें एनहांसमेंट, उसमें मॉडिफिकेशंस फिर और इसरो ऐड कर सकती है। हाँ हाँ, होएगा, होएगा सब धीरे धीरे। सर मैं बोलते हैं मैं ना। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ओवर द पीरियड ऑफ पिछले 9 साल तक अगर आप ग्राफ देखो इसरो के बजट का, तो वो सिग्निफिकेंटली शूट अप हुआ है। मगर ये भी देखोगे, या दैट्स फाइन, बट ऑल्सो यू हैव टू सी द इन्फ्लेशन एंड ऑल, तो वो भी फैक्टर को डालना पड़ेगा हमें, कैसा है 15 साल पहले जो है इन्फ्लेशन और आज का काफी काफी डिफ डिफरेंस होगा, तो वो भी एक, तो दैट ऑल्सो फैक्टर वी नीड टू कंसिडर। बट वॉट एवर इट इज, जो भी है, हमारा बजट बहुत कम है एंड कम पैसे में काफी कुछ हम करते हैं। यस। अभी ये L1 पॉइंट क्या आप पूछोगे, L1 का क्या मतलब है? L1 एस एक, फॉर एग्जाम्पल, अब ये पॉइंट ले लो L1 पॉइंट। अभी देखो, हर एक बॉडी एक दूसरे को खींचता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से। तो L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ से ये पॉइंट को सन भी खींचेगा और ये पॉइंट को अर्थ भी खींचेगा, तो जहां बैलेंस हो गया दोनों पॉइंट का ग्रेविटी, उसको ऐसा लैग्रैंज पॉइंट बोलते हैं। ओके। और ये 3 डायमेंशन में देखना है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है सोचने के लिए, मगर एक्चुअली ऐसा आपको 5 पॉइंट मिलेगा जहां ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाता है। वो है L1, L2, L3 यहाँ पे होता है, और एक L4, L5 पॉइंट। सो 5 पॉइंट ऐसा होता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होता है। और ये पॉइंट बैलेंस होने से क्या होता है कि ये एक गुड पार्किंग साइट बन जाता है सैटेलाइट्स के लिए, तो इसलिए हम लोग ये पॉइंट्स को ज्यादा महत्व है। ओके। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसा एल सेम 5 पॉइंट दिखाया हुआ है, और हम लोग काफी हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ सैटेलाइट्स बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, वो L2 पॉइंट में है। तो सैटेलाइट्स वो पॉइंट में जाकर रुकता नहीं है, वो पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है फिर वो। सिमिलरली L1 पॉइंट के इधर भी इर्द गिर्द घूमेगा वो, क्योंकि एवरीथिंग रोटेट्स, कोई एक स्टेशनरी ऐसा नहीं बैठ सकता है, वो घूमना पड़ेगा। और अर्थ जैसा जैसा जाएगा वो L1 L2 भी उसके साथ जाएगा, वो टेलीस्कोप पूरा सबको खींच के लेकर जाते हैं वो। करेक्ट। तो सन को पढ़ने के लिए हम L1 पॉइंट्स में ये करते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं। और अगर स्पेस पढ़ना है, रात का डीप स्काई पढ़ना है, तो हमें सन को ऑपोजिट चाहिए, तो वो L2 पॉइंट में हम भेजते हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 पॉइंट में है, और ये जो टेलीस्कोप आदित्य मिशन है, तो सन को पढ़ाई करने के लिए तो ये L1 पॉइंट में जाएगा और वहां से वो स्टडी करेगा। इसको लैग्रैंज पॉइंट बोलते हैं, इसके लिए L1 पॉइंट। तो सर पहला आदित्य, कहिए। सर सर जैसे आपने कहा कि एक बैलेंस होता है, L1, L2 ये सारे पॉइंट्स पे बैलेंस होता है। हम्म तो सर ये बैलेंस का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर इसके आस-पास कोई सैटेलाइट घूम रही है, हम्म। रोटेट कर उसका मतलब क्या है बैलेंस का? बैलेंस का मतलब, अभी वो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है, मुझे भी इतना मतलब नॉलेज नहीं है उसके बारे में। मुझे इतना पता है कि वो एक वेरी स्टेबल पॉइंट है वो। हुँ, ओके, स्टेबिलिटी के तौर पर वो अच्छा है, दैट्स इट। क्योंकि अगर बाकी कुछ पॉइंट्स में डालोगे और वो अर्थ अर्थ से ये करना पड़ेगा उसको, उसका प्रॉपर रोटेशन देना पड़ेगा या सब कुछ होगा उसका, मुझे इतना पता नहीं है, मगर ये पॉइंट्स स्टेबिलिटी ऑफ सैटेलाइट्स का दृष्टिकोण से ये पॉइंट्स अच्छा है, दैट्स इट। हुँ। पार्किंग, जैसे कि पार्किंग स्पॉट्स हो गया, पार्क तो आप किधर भी कर सकते हो, पार्किंग स्पॉट्स में गाड़ी पार्क करे तो वहां पे सेफ रहेगा। अच्छा, तो ऐसा ऐसा सोच लो आप एक एकदम। लेवल से दूसरे लेवल में आप जाते हो, या, या गाड़ी कहीं पे भी तो यू आर सेफ। तो वैसा, तो ये पहले आदित्य मिशन था, उसके बाद डिसाइड हुआ कि इसको L1 पॉइंट में डाले, तभी आदित्य L1 मिशन हो। अच्छा, ऐसा। और ये पॉइंट एक्चुअली L1 एंड L2 आप देखोगे, ये एक्चुअली इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है अर्थ से, अर्थ मतलब से राइट। सेम डिस्टेंस से है एक्चुअली। लेट्स सी, ये देखो L1 अर्थ से, L1 और L2 एक है, हुँ, मतलब एक ही डिस्टेंस पे है। और लगभग ये अबाउट ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे है अर्थ से। L2 भी वही है, L1 भी वही है, तो काफी दूर है, इट्स नॉट वेरी क्लोज।
ऐसा। तो वो तो यहाँ पे जाने वाला है हमारा आदित्य मिशन। थैंक यू सर बताने के लिए। हुँ, सर हुँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से बताया है तो सर जैसे हम लोग चंद्रमा पे गए क्योंकि और अभी रिसेंटली इसरो ने बताया कि वहाँ पे उनको पानी मिला और काफ़ी रिसोर्सेज़ उनको मिले हैं। हुँ, आयरन मिला है, सल्फर मिला है और बहुत सारे रिसोर्सेज़ मिले हैं। तो वैसे ही हम लोग अभी सन के लिए हम लोगों को क्यों स्टडी करना बहुत ज़रूरी है हमको अभी? व्हाई टू स्टडी सन? ओके। सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, वो तो हम मानते हैं। और आपको इतना अचरज होगा ये सुन के कि हमें नियरेस्ट स्टार के बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं है। काफ़ी कुछ पता नहीं है इनफैक्ट। फॉर ए ये क्या था? मुझे पता नहीं कुछ। ओके, सो लेट्स सी दिस स्लाइड शो प्ले फ्रॉम ओके, सन एक बेसिक डेफिनिशन देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डेफिनिशन। सन का अलग-अलग लेयर्स है। एक तो ये कोर है जहाँ पे हीट जनरेट होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और हीट जनरेट होता है। लेट अस नॉट गो टू टेक्निकल टर्म, बट वहाँ पे हीट जनरेट होता है। फिर सन के कोर के बाद आता है रेडिएटिव रे, रेडिएटिव जोन, उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, फिर उसके बाद आता है फोटोस्फियर। फोटोस्फियर होता है सन का सतह को फोटोस्फियर बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद आता है क्रोमोस्फियर और फिर आता है करोना। करोना इज आउटर रीजन्स ऑफ द सन। ओके, तो पहला कोर, फिर रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन, फिर फोटोस्फियर जो सन का सतह है, फिर क्रोमोस्फियर और फिर कोरोना। तो अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे ठंडा जोन कौन सा होगा आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस? जो सबसे आउटर वाला होगा वो हाँ, या उसके सबसे बीच हाँ, एग्जैक्टली सबसे आउटर वाला होना वही होना चाहिए ना। ट्रोपोस्फियर या फिर आपका कोरोना इन दोनों में से कोई एक होगा। करेक्ट, क्योंकि आप अंदर पहले अंदर से वो गर्म प्रोड्यूस हो रहा है। करेक्ट, कोर में तो जल रहा है, वो कोर तो सबसे गर्म होगा। फिर जैसा कोर से आप बाहर जाओगे ठंडा 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 होता रहेगा। और ये विचार आएगा कि कोरोना सबसे ठंडा होना चाहिए। करेक्ट, राइट, तो एक्चुअली कोर तो सबसे गर्म है, फिर रेडिएटिव जोन थोड़ा कम है, कन्वेक्टिव जोन और थोड़ा कम है, फोटोस्फियर और थोड़ा कम है, क्रोमोस्फियर भी थोड़ा एटमॉस्फेयर सन ठीक है। मगर कोरोना में क्या होता है कि टेम्परेचर मिलियन डिग्री हो जाते हैं। फोटोस्फियर में टेम्परेचर होता है 5,500 केल्विन। ओके, जो सतह है, सतह सन का सतह है वो है 5,600 5,800 डिग्री। मगर कोरोना जब बाहर है वो तो और भी ठंडा होना चाहिए। राइट, मगर स्टडीज कहा है कि बताते हैं कि कोरोना इज मिलियन केल्विन। एंड दिस इज अ पजल टिल नाउ कि कोरोना में ऐसा क्या हो जाता है कि जो टेम्परेचर इतना हाई होता है। एंड बाय डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस एंड ऑल वी कुड से दैट कि कोरोना अचानक गर्म क्यों हो जाता है। ये अभी तक मिस्ट्री है। थियरी तो बहुत कुछ है, वहां पे कहते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस आ जाता है और मैग्नेटिक लाइंस टूट जाता है और मैग्नेटिक लाइंस टूटने से वो एनर्जी दे देता है और गर्म करता है। थियरीज तो बहुत कुछ है और भी बहुत सारा थियरीज है, मगर लेट अस नॉट गो इनटू दैट। मगर अभी तक हमें ये पता नहीं कि कोरोना को इतना गर्म क्यों होता है, वो अभी भी एक मिस्ट्री है। ओके, पहला मिस्ट्री है ये। तो ये सवाल हम चाहते हैं, इसका जवाब हम चाहते हैं। सेकंड, सूर्य का धब्बा होता है, सूर्य का धब्बा, सोलर सनस्पॉट, सनस्पॉट्स बोलते हैं। वो सनस्पॉट्स देखो ये है डार्क एरियाज। ये सनस्पॉट्स भी, इसका भी कुछ अलग है। पहला इसका कितना मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसका क्या है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता है मगर बहुत सारा प्रॉपर्टीज हमें पता नहीं है। इनफैक्ट लेट्स गो बैक टू दिस। ये सनस्पॉट्स जो है ये भी मतलब साइकिल में आता है, मतलब हर 11 साल का साइकिल होता है। उस सनस्पॉट्स का नंबर बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है घटता है। और उसका रिकॉर्ड हमारे पास 1600 से है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 400 साल से हमने रिकॉर्ड देखा है। अभी आप कोडाईकनाल, अभी ये भी बात बताना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि मैं तभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कोडाईकनाल में काम करता था। कोडाईकनाल एक्चुअली वो मेड्रास ऑब्जर्वेटरी था जो ब्रिटिशर लोग ने बनाया था इनफैक्ट। और वहां पे आई थिंक मोर देन 100 ईयर्स का रिकॉर्ड है। सुबह हर दिन सुबह जब स्काई क्लियर होगा, सुबह वो वहां पे एक पिक्चर लिया जाएगा और उसको फोटोग्राफिक फिल्म लेके उसको स्टोर करते हैं। एवरी डे लोगों ने किया है फ्रॉम 100 और मोर देन 100 ईयर्स। सब अच्छा, रिकॉर्ड है अभी तक ओके। तो पूरा। ऐसे ही बहुत लोगों ने साइंटिस्ट ने भी बहुत पहले किया होगा। करेक्ट, हमारे पास ये एक्चुअली मेरा कोई फ्रेंड्स लोग सब एक्चुअली इसको डिजिटाइज करते हैं, क्योंकि अभी अभी तो कंप्यूटर का जमाना है।
100 साल पहले तो हम लोग फोटोग्राफी लेते थे, तो उसको डिजिटाइज किया एंड ऑल दो सब रिकॉर्ड रखा हुआ है करके। एक जमाना था कि मैं भी जाता था और मेरे को भी सुबह सुबह वो आता था, मेरे को अभी भी याद है, माइकल करके आता था, उठाता था, चलो 7 बजे लेकर जाता था सन का पिक्चर मुझे। हम लोग जाते थे, सन के पिक्चर निकालते थे। कोडाईकनाल में 2006 का स्टोरी है। सो या मतलब वहां पर डेटा रखा हुआ है। इनफैक्ट ये जो गैसेस है, ये जो दिख रहा है, ये एक्चुअली सनस्पॉट्स का गैसेस है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली बेसिकली वो गैस का जो मेजरमेंट पहला हम कोडाईकनाल में ही हुआ था, जॉन एवरशेड ने किया था। इट इज कॉल्ड एवरशेड इफेक्ट। अच्छा, तो अभी भी है, वहां पे लिखा है, वही ऑब्जर्वेटरी से किया था इनफैक्ट ना, सर 1909 में। देखने में एकदम कोरल इफेक्ट दे रहा है। या तो सनस्पॉट का ये साइकिल है। ये सनस्पॉट का साइकिल क्यों है अभी तक हमें पता नहीं है। कहते हैं कि सनस्पॉट में मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई हो जाता है। ऑन एन एवरेज अगर सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है एवरेज, जो एक गाउस होते हैं, गाउस में मेजर करते हैं, वो सनस्पॉट में 1000 तक पहुंच जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी हाई, और ये रिपीट होता है 11-11 साइकिल में, 11 साल के साइकिल में। तो ये भी पढ़ना है हमें बाद में। ये तो हम लोगों ने देखा ही कि कोरोना क्यों गर्म होता है, सनस्पॉट का क्यों ये साइकिल है, 11 साइकिल का, अंदर सन का अंदर क्या होता है जो ऐसा ये दे रहा है। थर्ड स्टेप है कि हमें सन को हमेशा मॉनिटर करना पड़ता है। कोरोनल मास इजेक्शन आप ये देख रहे हो, ऐसा कुछ एक ऐसा गोल सा आ रहा है, तो ये क्या है, ये सन का मटेरियल है और एक ऐसा शेप में क्यों आ रहा है। इसको देख के ऐसा लगता नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड। राइट, राइट सर, मैं मेरा वही आपका क्वेश्चन था कि ये वापस, क्योंकि सन जनरली बाहर एमिट करता है, राइट? तो करेक्ट। ये वापस अंदर क्यों जा रहा है? ये बहुत लोग, मैं भी एक्चुअली सरप्राइज़ था कि ये वापस क्यों अंदर जा रहा है ये? ये मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो क्या होता है, जब पार्टिकल्स, जब आप सन जो छोड़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ सनस्पॉट्स होगा कुछ यहाँ पे, तो वो क्या पार्टिकल्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, वो ट्रैप हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और वो फॉलो करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वैसा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो पार्टिकल्स भी ट्रैप होके जाएंगे। तो वैसा है एक्चुअली। कभी कभी क्या होता है कि वो सन छोड़ भी देता है पार्टिकल्स, उसको कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस। ओके। एनीवे मेरे को, मैं यहाँ पे वो नहीं है, मगर मैं सोचा वहां पे एक पिक्चर रहेगा, मगर कोरोनल मास इजेक्शन ये देखो यहाँ पे, ये देखो छोड़ रहा है यहाँ से। राइट, राइट, राइट। तो वो कभी कभी छोड़, मतलब अगर कुछ सम मास पार्टिकल्स छोड़ दिया और वो अर्थ के साइड में आ गया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है हमको जो काफी कुछ बचाता है इससे। तो तभी वो अरोरा आपने देखा होगा ना, लाल लाइट ग्रीन लाइट पोलर रीजन्स में आता है जब भी सन, मतलब ये पार्टिकल्स आता है। तो कभी कभी ये पार्टिकल्स के इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपना इलेक्ट्रिक ग्रिड भी फेल कर सकता है, जो हुआ था कनाडा में 1988 में। तो तो सन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स आने के कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। सन से अगर हमने देखा तो 2-2.5 से 3 दिन के बाद वो अर्थ में पहुंचता है। तो उसको हम लोग देखना, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, ऑन व्हाट बेसिस। कभी ये पार्टिकल्स ज्यादा स्पीड होता है, कभी कम होता है, वी हैव नो आइडिया। और भी एक चीज है कि मैंने आपको सनस्पॉट्स बताया था, करेक्ट? अगर राइट, आप सनस्पॉट का साइकिल है, ये देखो, ये ना, इसको बटरफ्लाई डायग्राम कहते हैं, ये बटरफ्लाई जैसा दिखता है। यानी क्या, पहला राइट। जो साइकिल जब स्टार्ट होता है तो वो हायर लैटिट्यूड्स में सनस्पॉट्स शुरू होता है। फिर जैसा जैसा 11 साल बढ़ता है तो आपको सनस्पॉट्स आपको नियर इक्वेटर में मिलेगा। तो वो सनस्पॉट्स का भी फॉर्मेशन का एक पैटर्न है। वो स्टार्ट होता है मिड लैटिट्यूड से, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से। फिर जैसा जैसा टाइम जाता है वो ऐसा ऐसा इक्वेटर के पास आता है। फिर वापस कुछ तो होता है, वापस वो, फिर वो नया साइकिल में वो वापस इक्वेटर, मतलब वो मिड लैटिट्यूड्स में जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे इक्वेटर। तो एक पैटर्न है, अंदर कुछ तो हो रहा है। तो वो भी हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कुछ तो है अंदर, कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है सन के अंदर, मगर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों लैटिट्यूड्स का ऊपर पहला फॉर्म होता है बाद में इक्वेटर में आते हैं, 11 साल का चक्कर क्या है। तो ये इमॉर्टल सब, नंबर। हाँ, नंबर। तो ये सब हमें जानना है कि क्या है क्या नहीं है। अभी ये देखो, ये एक्चुअली एक ग्रहण का टाइम लिया है पिक्चर है। ये मून, दोनों एक्चुअली 16 फरवरी 1980 में भी ग्रहण था, इंडिया में ग्रहण था, और ये 24 अक्टूबर 95 में भी इंडिया में ग्रहण था। मून में बराबर सन को ढक लिया है। ये जो दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर, हुँ, ये एक्चुअली ये है कोरोना सन का। अच्छा।
तो आपको यहाँ पे देखो दो अलग अलग दिखेगा आपको। ये एक कोरोना का आपको शेप दिख रहा है। राइट। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि ये कोरोना का दोनों को शेप देख के कौन सा एकदम टाइटली ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सा एकदम लूजली ऑर्गेनाइज्ड है, वो भी अक्टूबर 95 देखो बहुत इलोंगेटेड है। ये काफी दूर तक है, देखो इलोंगेटेड है एक्चुअली। तो यहाँ पे 95 में क्या हुआ है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, तो वो क्या हो गया, कोरोना एकदम टाइटली बाउंड नहीं है। ये कोरोना, हाँ ये सब जगह से स्कैटर्ड है मगर फिर भी कम डिस्टेंस है। ये देखो इसका डिस्टेंस देखो कहाँ तक जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहे तो क्या करेगा, कोरोना को बांध के रखेगा, ज्यादा दूर तो जाने देगा नहीं उसको। ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है तो पास ही रखेगा एकदम। करेक्ट। तो 1980 में सन का स्ट्रांग होगा कुछ मैग्नेटिक फील्ड, 95 में लूज होगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे पिक्चर, लेट्स सी दिस पिक्चर, ये देख रहा है 1980 ऑलमोस्ट वी आर एट द मैक्सिमम, एंड 95 में आप देखो वी आर ऑलमोस्ट एट द मिनिमम। मिनिमम, राइट। सोलार मिनिमम है, सनस्पॉट से एकदम कम है। तो मैग्नेट ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड से कुछ आधारित है। तो मगर सर ये सब चीज पढ़ाई करने के लिए आदित्य मिशन हेल्प करने वाला है। अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, तो क्या हम इसको ऐसा टर्म यूज़ कर सकते हैं कि सोलर मिनिमम, या हम कुछ और नाम दे सकते हैं इसको, या कोई ये और टर्मिनोलॉजी है? ये इसी को सोलार मिनिमम बोलते हैं और इसी को सोलार मैक्सिमम बोलते हैं। अच्छा, इसी को, यही सोलार मैक्सिमम और मिनिमम है। ओके, ओके सर। ऐसा है। तो नाइस। तो ये सब एक्चुअली पढ़ाई करने के लिए हमें आदित्य मिशन चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स का स्पीड कितना है, पार्टिकल का एनर्जी कितना है, सन का कुछ कैसा उसका बिहेवियरल पैटर्न काफी देर तक हम देखेंगे तो उसका कुछ अगर हमें रिकॉर्ड मिलेगा कि सन कैसा बिहेव करता है, उसका कुछ एनर्जी में, पार्टिकल का एनर्जी में कुछ डिफरेंस होता है क्या, कुछ सालों में क्या होता है क्या नहीं, तो ये सब स्टडीज हम आदित्य मिशन से करेंगे। ओके, ओके सर। सर तो आपने ये बताया कि आदित्य मिशन क्या करने वाला है और कैसे करने वाला है। तो सर हम्म। मैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि इससे हमें क्या लाभ होने वाला है? जैसे चंद्रयान का तो हम सबको पता है कि काफ़ी मिनरल्स हैं वहाँ पे, काफ़ी रिसोर्सेज़ है, तो मे बी इन फ्यूचर हम उसको वहाँ से ला सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बट सन के केस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट सर? हम्म। ये आदित्य मिशन कैसे हेल्प करने वाला है सन को और ज़्यादा और ज़्यादा स्टडी करने के लिए? हमको ये तो अभी बेसिक्स आपने बता दिया कि क्यों ये मिशन लाया गया है, बट अब इससे अब करेक्ट। क्या फ़ायदा होने वाला है? देखो सन, अगर ये पता चले, अभी और भी बहुत कुछ, मैं एक मिनिमम मैक्सिमम तो आपको बताया मैंने। वो मिनिमम मैक्सिमम में भी ये एक पैटर्न है एक्चुअली। वो मैक्सिमम का भी क्या होता है, अगर हर एक का आप मैक्सिमम लोगे 11-11 साल में, उसका भी एक पैटर्न फॉर्म होता है। पैटर्न का अंदर एक पैटर्न है। ओके। एक में ऐसा होगा कि एक का मैक्सिमम एकदम ही मैक्सिमम होगा, अगला मैक्सिमम उतना मैक्सिमम नहीं होगा, वो थोड़ा कम होगा। उसका अगला का अगला मैक्सिमम थोड़ा और कम होगा, उसका अगला का अगला और भी थोड़ा कम होगा, फिर अगला मैक्सिमम और एकदम ज्यादा हो जाएगा। उसमें भी एक पैटर्न है। तो सन, अगर ये पैटर्न मालूम पड़े तो हम ये बता सकते हैं कि सन कौन सा साल में एकदम हाईली मैग्नेटिक फील्ड में एकदम एक्टिव होगा, और कब हमें ज्यादा, वो आधार पे हम अगर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है, कुछ करना है, तो उस पे हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो वो एक हो सकता है प्लान। ये भी हो सकता है कि अगर सर ये मेरा विचार है, मुझे पता नहीं कि ये, आई एम जस्ट थिंकिंग, अगर पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास है, वो चार्ज पार्टिकल्स के पास एनर्जी है, वो शायद वो एनर्जी यूज करके हम अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये भी हो सकता है। ये राइट? अभी तक मुझे, ये मेरा विचार है कि वो टाइम ना वो पार्टिकल्स को यूज करें और हम अपना कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट को ये करें। ये भी हो सकता सोलर है। पावर। हाँ, जब सोलर विंड जब आता है, क्योंकि जब पार्टिकल्स सब सन भेजता है, अगर हमें कुछ सैटेलाइट को प्रोपेल करना है, वो तभी भेज दे कुछ, तो वो पार्टिकल्स की एनर्जी से वो अपने आप ही हो जाएगा। आप हमारा पेट्रोल का, हमारा जो फ्यूल जो लगता है उसमें सैटेलाइट्स में, वो कम लगेगा। फ्यूल कम लगेगा तो सैटेलाइट्स का भार कम हो जाएगा, तो अच्छे से जा और सकता है। और इज़िली आप और ज़्यादा भेज सकते हो क्योंकि आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट कम हो जाएगा। फिर अगर आपको ट्रिप जाना है मार्स में, तो आपको डाल देंगे उसमें और आप आराम से जाइए मार्स जुपिटर में। कल कुछ हो गया, समझो कल कुछ हो गया कि इंटरप्लैनेटरी पॉसिबल हो गया, अरे इतना पैसा कहाँ से आया, तो चलो सोलार का एनर्जी लेके जाते हैं मार्स, वीनस, सैटर्न, किधर जाना है बताओ।
नहीं, बिल्कुल, ऐसा। बिल्कुल सर। क्या पता आगे जाके सोलर पावर और ज़्यादा एनहांस हो जाए। हाँ, तो ये सब के लिए काम आएगा आगे चल के, मुझे मुझे लगता है। प्लस ये तो ठीक है, प्लस हमें ये भी है कि देखो सबसे नज़दीक का तारा तो हमारा सन है। अगर हम उसे समझ सके, तो शायद ये हम दूसरे तारे को भी समझ सकें। कि कभी-कभी क्या होता है कि दूसरा तारा में भी अभी जहाँ पे सनस्पॉट्स होता है, कहाँ-कहाँ तारा में भी स्टार स्पॉट्स भी होगा, मतलब वहाँ के तारे में भी कुछ स्पॉट्स रहेंगे और इससे भी बड़ा-बड़ा स्पॉट्स होगा। अभी एक सनस्पॉट ही एक्चुअली अर्थ से भी काफ़ी बड़ा होता है, एक सनस्पॉट। तो वो अगर ये हर एक स्टार में है क्या? क्या सन, क्योंकि हर एक सन अलग-अलग तारा होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर। तो अगर हमको सन को समझ सके, एक तारा को समझ सके, तो शायद हम दूसरे तारे को भी समझ सकते हैं। उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होगा, बट एटलीस्ट तो ये है कि पहले आप हमारे तारे को ही समझ लें, उसके बाद देखेंगे बाद में बाकी का तारा का क्या है। ये एक ही तारा हमें समझ में नहीं आया अब तक, फॉरगेट अबाउट अदर स्टार्स। बाकी के राइट। क्या पता हम अभी तक ढंग से सूर्य का यूज़ भी नहीं कर पा रहे ढंग से। हम लोग सिर्फ़ सोलर पावर पे जस्ट अटक गई है। क्या पता इससे आगे बस और भी कुछ। इस सोलार पावर में भी अगर हम सोलर सेल यूज़ कर, सोलर सेल का एफिशिएंसी कितना है आपको पता है? 20% मेरे को लगता है 20% भी नहीं है, 20% भी नहीं है। सोलर सेल का एफिशिएंसी इज़ मच वेरी, वेरी लेस। द होल अभी रिसर्च जो हो रहा है सोलर सेल पे, वी हैव टू इंक्रीज़ इट्स एफिशिएंसी। दैट्स द होल थिंग। कैडमियम टेलुराइड यूज़ करें, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करें सो दैट वी कुड एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल्स। सो लेट्स सी। राइट, राइट सर, बिल्कुल। सर अभी इसका अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे अभी ये मिशन के जैसे चंद्रयान के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक आपका लिफ्टर जो आपका मेन लॉन्च व्हीकल है वो, हुँ। ऑर्बिटर और आपका लैंडर और आपका रोवर। तो वैसे ही उसी प्रकार आदित्य L1 मिशन के क्या-क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं? ना वहाँ पे ये जो कंपोनेंट आप 2 बोला सो ये मिशन में काफ़ी एक पेलोड में काफ़ी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है एक्चुअली, देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन दिस। मैं थोड़ा उसका भी लिस्ट बता देता हूँ आपको कि क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसमें बिठाया है। और तो सर ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सॉरी सर कि हुँ, हमारी ऑडियंस ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि जो हमारा पहले वाला पॉडकास्ट था, उसमें हुँ। काफ़ी सारे इमेजेस थे, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। तो सर जैसे आप ये इमेजेस दिखा रहे हो तो ये भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो सर प्लीज़ थोड़ा अगर आप इमेजेस ऐड कर सको तो इट विल बी रियली मैं करूँगा, करूँगा या तो पहला है इंस्ट्रूमेंट विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। कोरोनोग्राफ क्या होता है? कोरोनोग्राफ एक्चुअली कोरोना हम हमेशा देखो कभी पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ सूर्य ग्रहण में ही पढ़ सकते हैं। क्या होता है जब तो वो भी टोटल सोलर इक्लिप्स, जब चंद्रमा सूरज को ढक लेता है, पूरा सूरज को ढक लेता है, तो उसका जो आउटर पार्ट जो कोरोना आपको मैंने पिक्चर दिखाया था यहाँ पे, करेक्ट? ये जो कोरोना तभी ही विजिबल होता है। इसीलिए सब सोलर साइंटिस्ट फिजिसिस्ट लोग एक्चुअली ग्रहण के लिए रुके रहते हैं, ताकि वो मून आए, ब्लॉक करे और फिर कोरोना हमें दिखे एंड देन वो कोरोना का लाइट हम लेके उसका स्पेक्ट्रम निकालिए एंड देन टेम्परेचर, उसका कोरोना का टेम्परेचर पढ़े, कोरोना का वो सब हम करते हैं। ये पॉसिबल होता है ओनली ग्रहण का टाइम। अब ग्रहण तो हर बार नहीं होता है, ग्रहण के लिए रुकना पड़ता है। राइट। जहाँ वो हर जगह नहीं होते है, कहाँ जहाँ ग्रहण होता है वहां पे जाना पड़ता है वो कंट्री में या वो देश में। और वो देश में भी गया तो मालूम पड़ा बारिश आ गया तो गया पूरा। वो भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम तो अभी ये क्या करेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो वो आर्टिफिशियली ग्रहण बनाएगा, वो मेन सन को ढक सकेगा। तो हमें ये प्रॉब्लम हमने रुकना पड़े ये सब वो नहीं कभी होगा प्रॉब्लम अभी। ओके। तो दिस ये इज़ ग्रेट। या सो ये एक मतलब विजिबल एमिशन एंड कोरोनाग्राफ है, कोरोनाग्राफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग ने बनाया तो जाके हम आर्टिफिशियल ग्रहण बना सके एंड फिर कोरोना का स्टडी उसको ढकेगा, फिर कोरोना का वो लाइट को लेके कि कोरोना का जो लाइट है वेरी फेंट लाइट है कंपेयर टू द मेन सनलाइट, तो इसलिए हमें कोरोना दिखता नहीं है और उसको इसके लिए ग्रहण चाहिए रहता है, वो भी टोटल सोलर इक्लिप्स। अब ये तो ग्रहण देगा तो आराम से हम देख सकेंगे और ये राइट। व्हाइट लाइट लेगा और ये इंफ्रारेड में लेगा, ग्रीन लाइट लेगा, रेड लाइट लेगा और उसमें वो स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री करेगा। थोड़ा ज़्यादा टर्म्स बता रहा हूँ मगर वो स्पेक्ट्रम और पोलैरिमेट्रिक स्टडीज करेगा वो। फिर एक है सोलार यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप, ये तो यूवी इमेजिंग मतलब अल्ट्रावायलेट इमेजिंग, अल्ट्रावायलेट का अल्ट्रावायलेट लाइट लेके वो इमेज मतलब उसका इमेजेस बनाएगा। मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट
गिविंग यू लिटिल बिट। फिर एक है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। जो सोलर विंड आता है, जो सन जो वो पार्टिकल्स भेजता है, तो वो पार्टिकल का वो कितना एनर्जी है, वो पार्टिकल का कितना, उसका कितना पार्टिकल्स है, उसका सब एक्सपेरिमेंट, मतलब उसका सब स्टडीज करेगा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा इज, हमें पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। देयर इज आल्सो 4th स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है जो एकदम जब गर्म होता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अलग अलग होता है, तो उसे स्टेट को कहते हैं प्लाज्मा। तो वो स्टडी के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, नाम ही सुन के मालूम पड़ गया आपको ये एक्सरे का कुछ स्टडी करने वाला है। राइट। तो सन एक्सरेज अल्ट्रावायलेट सब लाइट देता है, मगर हम इतना हम इतने सुरक्षित है, और अर्थ का धन्यवाद करना चाहिए कि अर्थ वो सब कवर करते हैं। ओजोन लेयर आपने पढ़ा होगा, राइट। ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेस को कट कर देता है, यूवी रेस को भेजता नहीं। अगर यूवी रेस आ गया तो आपको और मेरे को हो जाएगा स्किन कैंसर, बस खत्म कहानी। राइट। तो इसीलिए अगर हमें ऊपर जाना पड़ता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर ये सब पढ़ाई करने करने के लिए, एक्सरेज को भी कट करता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और सोलर विंड जो पार्टिकल्स है हाईली चार्ज, उसको कट कर देता है ताकि हम यहाँ पे सेफ रह सके। हम मतलब ये सब नेचर देता है, हमें हमें कुछ कदर नहीं है। हम आप सीएफसीज भेज रहे हैं, ओजोन होल बन रहा है, तो क्या क्या हो रहा है पता नहीं। फिर हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रम, ये एक्सरे का स्टडीज करेगा सन के ऊपर। लास्ट है मैग्नेटोमीटर, आपको तो पता है मैग्नेटोमीटर मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेगा, वो सन स्पॉट्स का मैग्नेटिक फील्ड सब मेजर। तो ये सब एक काफी कुछ है जो मेजर करेगा पार्टिकल का एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेगा, उसका कोरोनाग्राफ स्टडी है, जो उसका सन का टेम्परेचर कितना है डिफरेंट रीजन्स में, सन का पार्टिकल का एनर्जी कितना है, कितना पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये सब मिलजुल के एक मतलब पैकेज है उसमें। ये वो संक्षिप्त में बताया है मैंने एकदम, मगर ये सब इंस्ट्रूमेंट है। चलो थोड़ा पिक्चर देखा जाए अभी कैसा है क्या है। सर बिल्कुल। तो ये सब एक पैकेट है और इसमें सब रखा है। यहाँ पे तो 16 सेल है ताकि उसे लाइट गिरे और वो सब उसको पावर मिले एंड ऑल दोस, सो दैट्स व्हाई दिस आर ऑल 16 सेल्स। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखा है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स। ये देखो यहाँ पे मैग्नेटोमीटर है, यहाँ पे VELC, और VELC वाज दैट बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट, कोरोनोग्राफ का जो इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेक्ट्रम लेगा एंड पोलैरिमेट्रिक स्टडीज करेगा। पोलैरिमेट्री भी आपको क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब आपको बता सकता है, ऐसा है। अगेन इन अ शॉर्ट वो सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में कैसा है क्या है। ओके, सो ये इन शॉर्ट है कि इसका सब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आदित्य मिशन 7 इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। ओके, ओके, थैंक यू सर। तो सर मुझे लगता है अभी काफ़ी हमने कवर कर चुका है इस मिशन के बारे में, कि कैसे इसका क्या काम होगा और ये कैसे हमें बेनिफिट करेगा इन फ्यूचर या अभी करेंटली। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने वहाँ पे एक साइड में लिखा हुआ था कि लॉन्च डेट इज़ सितंबर 3, सितंबर 2nd। सितंबर 2 सॉरी। तो सर सितंबर 2 आई थिंक मेरे ख्याल से इज़ सैटरडे शायद। हाँ, शनिवार है। शनिवार तो कोइंसिडेंटली मुझे ऐसा लगता है कि शनिवार मतलब कि भारत में तो सब मेजॉरिटी जो भी होता है वो हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं। तो मुझे लगता है कोइंसिडेंटली डेट भी ऐसे आ गई, डे भी ऐसा आ गया है कि जहाँ हनुमान जी का वार है और वो जा भी रहे हैं पढ़ाई करने के लिए सन की। तो मुझे अच्छा। लगता है कि इट्स अ वेरी गुड थिंग कि भारत ने सीधा हनुमान जी को भेजा है कि आप जाओ और अपना जो आपने बचपन में खेल किया था वो कर लो। हाँ, आपको पता है ना हनुमान तो सन का स्टूडेंट है। राइट, राइट। हनुमान तो सन का स्टूडेंट भी है, मतलब हनुमान का गुरु ही सन है एक्चुअली। एंड जैसा हनुमान ने वो छलांग मारा था सन को खाने के लिए, सन को समझा था उसने फ्रूट, हमारा आदित्य L1 मिशन भी ऐसे ही कर रहा है, जा रहा है और सन को स्टडी करेगा। तो या हनुमान शायद आशीर्वाद देगा हमारा आदित्य मिशन को। होपफुली इट विल बी सक्सेसफुल, यू नो। And बिल्कुल। I will also say that I'm very thankful to my colleagues, collaborators, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ये मिशन में काफी लोगों को मैं पहचानता भी हूँ जो लोग एक मिशन पे काम कर रहे थे। एंड स्पेशली माय टीचर, यू नो, SM चित्रे, वो बड़े सोलार फिजिसिस्ट थे, आप तो नहीं रहे, मगर उन्हें भी पता था जब उनके टाइम से ही था ये, मतलब आदित्य मिशन
कभी भी मतलब कब शुरू हुआ था आइडिया। आई थिंक अगर वो रहे रहते थे या जहाँ भी है उनका आत्मा अभी, तो शायद संतुष्ट होते रहेंगे, उनको भी लगता होगा कि यार मिशन अभी सक्सेसफुल हो रहा है। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग गैप स्टार्ट हुआ था 2006 2007 में। मैं जस्ट अभी आई वाज फ्रेश आफ्टर कमिंग फ्रॉम मास्टर्स, यू नो, कंप्लीटिंग माय मास्टर्स एंड कमिंग आउट। तब ये मिशन शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट अभी कितना साल हो गया, 17 17 18 साल हो गया मिशन को आते आते। वही कहता हूँ कि आजकल अभी मिशन ऐसा हो गया है कि आज सोचो मिशन के बारे में तो कम से कम 15 साल 20 साल लग ही जाते हैं नेक्स्ट मिशन को। वो ज़माना गया, हम जब सुनते थे कि ये साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ कर लिया लैब में, अचानक कुछ ऐसा हो गया, अचानक वैसा हो गया, डिस्कवर हो गया। मुझे लगता है अभी हम वो साइंस के स्टेज को पार कर चुके हैं। आजकल आजकल अचानक कुछ नहीं हो जाता है। वो माइकल फैराडे आया, वो साफ कर रहा था टेबल, मैग्नेट को हिलाया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। आई थिंक दैट स्टेज वी हैव क्रॉस्ड, वी हैव कम टू अ स्टेज, ऐसा स्टेज में हम पहुँचे हैं जहाँ काफ़ी कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अभी एक नेशन नहीं, काफ़ी कुछ अलग-अलग नेशन मिलकर काम करते, वो एक इंस्ट्रूमेंट बना के एंड देन हमें समझना पड़ता है कि यूनिवर्स कैसा काम करता है, क्या नहीं। तो एक तरफ से हमें दुनिया को छोटा किया है, दुनिया को सबको साथ में लेकर आया है एंड ये एक निशानी है कि हम दूसरे एक अलग पॉपुलेशन लेवल में थिंकिंग कर रहे हैं, जो अलग देश सब देश के लोग एक जैसा सोच रहे हैं और कुछ बड़ा, कुछ नया सोच रहे हैं। आई थिंक ये होगा और यही कारण से हम फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल भी कर सकेंगे एज़ अ होल।